हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपने ओस्मोसिस और ओस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ाएंगे रिवर्स ओस्मोसिस। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानें कि रिवर्स ओस्मोसिस क्या है। इसको शॉर्ट में हम RO द्वारा डिनोट करेंगे। देखिए, एक बात स्पष्ट रूप से जान लेना है। कल आपने पढ़ा था ओस्मोसिस, थोड़ा सा रिवीजन उसका। ओस्मोसिस में आपने क्या पढ़ा था कि सॉल्वेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा लोअर कॉन्सेंट्रेटेड से हायर कॉन्सेंट्रेटेड में फ्लो करता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। यही ना आपने पढ़ा था। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में आपको मैंने बताया था कि वैसा मेम्ब्रेन which allows to pass only solvent molecules। मैंने यह भी बताया था कि क्यों सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स उससे पास करते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का जो साइज है सॉल्यूट से छोटा होता है। सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का साइज बड़ा होता है और मेम्ब्रेन में जो होल का साइज है वो आपका छोटा है और सॉल्यूट पार्टिकल का साइज आपका बड़ा है, इसलिए सॉल्यूट उससे पास नहीं करता है। सॉल्वेंट का साइज मेम्ब्रेन के होल साइज से क्या है, छोटा है, इसलिए सॉल्वेंट आपका पास कर जाता है। कल मैंने आपको बताया था। ओस्मोटिक प्रेशर भी बताए थे कि वह मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर जो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन पर अप्लाई करने से ओस्मोसिस स्टॉप कर जाता है, उसको हम ओस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ये सब कल आपने पढ़ लिया था। रिवर्स ओस्मोसिस नाम से ही पता है कि इसमें ओस्मोसिस ठीक रिवर्स हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा, इस पर हम लोग थोड़ा डिस्कशन करें। यहां पर सपोज कीजिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, दो सॉल्यूशंस हैं। यहां आपका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है और इस पार्ट में आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। बताइए ओस्मोसिस में क्या होगा। डाइल्यूट से सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेटेड में फ्लो करेगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब यहां पर मान लो कि यहां पर आपका फ्लो करेगा, तो स्वाभाविक है कि इधर वाटर मॉलिक्यूल की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। थोड़ा सा सॉल्यूशन आपका राइज करेगा। सपोज करो कि यहाँ पर थोड़ा ऊपर चढ़ गया और यहाँ मैंने एक पिस्टन लगा दिया, पिस्टन। ठीक, अब पिस्टन से हम एक्सटर्नल प्रेशर सॉल्यूशन पर लगा रहे हैं। ठीक है, अब इतना मिनिमम हम एक्सटर्नल प्रेशर लगा दें, यह ऑस्मोसिस जो है यह स्टॉप हो जाए, तो उसको हम ओस्मोटिक प्रेशर कहेंगे। द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर applied on concentrated solution in order to stop osmosis is called osmotic pressure। एक्सटर्नल प्रेशर सपोज कीजिए कि सॉल्यूशन पर हम अप्लाई किए और वह सॉल्वेंट के फ्लो को फ्रॉम डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड स्टॉप कर दिया, तो निश्चित रूप से वह मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर जो होगा ओस्मोटिक प्रेशर होगा। ये तो क्लियर है बिल्कुल। अब ओस्मोटिक प्रेशर से अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा कर दिया जाए, एक्सटर्नल जो प्रेशर है ओस्मोटिक प्रेशर से अगर बढ़ा दिया जाए, तो स्वाभाविक है कि सॉल्वेंट जो है वह अब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट में फ्लो करने लगेगा। ऐसा कब होगा,
जब एक्सटर्नल प्रेशर इज मोर देन दैट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको आप समझिए, सॉल्वेंट आपका फ्लो कर रहा है, सपोज कीजिए कि 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है राइट टू लेफ्ट, 2 न्यूटन का, और एक्सटर्नल प्रेशर के रूप में आपने 2 न्यूटन का ही फोर्स आपने लगा दिया, तो ये आपका फ्लो बंद हो जाएगा किसका, सॉल्वेंट का। और इधर मान लीजिए कि 4 न्यूटन का हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं सॉल्यूशन पर, यानी कि प्रेशर को बढ़ा दिए ऑस्मोटिक प्रेशर से भी, तो उस स्थिति में क्या होगा, और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट में जाना प्रारंभ कर देंगे, और इसी प्रोसेस को हम रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, कैसे इसको डिफाइन करेंगे, इफ है एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन concentrated solution is more than osmotic pressure, then osmosis is a reversed, that is solvent molecules start to flow from concentrated solution to dilute solution through SPM, semi permeable membrane. This is called reverse osmosis. This phenomenon is called reverse osmosis. If external pressure is more than osmotic pressure, then solvent molecules start to flow from concentrated solution to dilute solution through semi-permeable membrane. That means osmosis is reversed, and that phenomenon is called reverse osmosis. अब इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, RO is used in a desalination of a sea water. सी वाटर से साल्ट को रिमूव करने में इसका प्रयोग किया जाता है। डिसैलिनेशन का मतलब क्या, रिमूवल ऑफ साल्ट फ्रॉम सी वाटर। डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर का मीनिंग हुआ रिमूवल ऑफ साल्ट फ्रॉम सी वाटर। अब देखो कैसे होगा, मान लो कि यहां पर एक कंटेनर है आपका, बीच में आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। इधर हम प्योर वाटर लिए हैं, प्योर वाटर है, और इस साइड आपका सी वाटर है, ये आपका सी वाटर है, ठीक है, सी वाटर। अब बताओ कि ऑस्मोसिस जब होगा तो ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल प्योर वाटर से सी वाटर में फ्लो करेंगे ना जी। इधर एक वाटर का लेवल जो होगा वो बढ़ेगा ना, क्योंकि सॉल्यूशन में आपका सी वाटर तो सॉल्यूशन है, आपका साल्ट सॉल्यूशन है। अब इसमें जब सॉल्वेंट फ्लो किया तो यहाँ लिक्विड का लेवल आपका बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ एक पिस्टन लगा दें
और पिस्टन के द्वारा हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करें, कहाँ पर, सी वाटर पर। अगर पी एक्सटर्नल ग्रेटर देन क्या हो जाए पाई, तब क्या होगा, तो इस स्थिति में आपका जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वह सी वाटर से कहाँ जाएगा, प्योर वाटर में जाना शुरू हो जाएगा। अगर पी एक्सटर्नल बराबर पाई है तब ये ऑस्मोसिस आपका रुक गया, जो कि प्योर वाटर से सी वाटर में आ रहा था। ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब पी एक्सटर्नल इक्वल्स टू पाई। लेकिन जब हम एक्सटर्नल प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर से बढ़ा दें, पी एक्सटर्नल ग्रेटर देन अगर पाई हो जाए, तो यह प्रोसेस ठीक उल्टा हो जाएगा, यानी कि सॉल्वेंट सी वाटर से किसमें जाएगा, प्योर वाटर में। अब इधर वाटर का लेवल आपका बढ़ेगा और वाटर यहां से फिर आप कंटेनर में इसको कलेक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि सी वाटर को हम ड्रिंकिंग वाटर में कैसे बदल देते हैं, उस प्रोसेस को हम डिसैलिनेशन कहते हैं। क्या मैंने किया, पी एक्सटर्नल ग्रेटर देन जेहू आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, सॉल्वेंट आपका सी वाटर से प्योर वाटर में फ्लो करने लगेगा। और प्योर वाटर में फ्लो करेगा तो वाटर का यहाँ पर अमाउंट क्या होगा, बढ़ेगा। अब इस वाटर को हम कलेक्ट कर लेंगे। बात समझ में आ गई। अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, अक्सर एग्जाम वगैरह में पूछा जाता है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में डिफरेंस। तो हम अब बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। इसको उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस बताएंगे। टॉपिक आपका होगा डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। देखो, ऑस्मोसिस तो आपने पढ़ा है, इसमें सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्लो करते हैं फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों में आपका डिफरेंस है। आप मान लीजिए कि यहाँ पर आप वाटर ले लें, इसमें एक ड्रॉप इंक आप ऐड करें, तो आप देखेंगे कि इंक जो है वाटर में चारों तरफ स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा। तो यह क्या है, डिफ्यूजन है। आप इस रूम में परफ्यूम को आप स्प्रे करें तो आप देखेंगे कि इस रूम में चारों तरफ जो सुगंध है वह फैल जाएगा। तो यह क्या है, आपका निश्चित रूप से डिफ्यूजन है। तो डिफ्यूजन हो चाहे ऑस्मोसिस हो, पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, लेकिन दोनों में आपका डिफरेंस है। डिफ्यूजन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पार्टिकल्स फ्री होते हैं मूव करने के लिए, लेकिन मूवमेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो होगा डिफ्यूजन में वह अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अपोजिट होगा एक दूसरे का। और यह एक बात समझ लेना चाहिए, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो एक तरफ हम डिफ्यूजन कर दे रहे हैं और दूसरे तरफ ऑस्मोसिस। इसमें आप पहला पॉइंट लिखेंगे, बोथ है solute and solvent particles are free to move in opposite direction from
हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। देखिए इस बात को आप यहां समझिए। मान लीजिए कि यहां पर एक कंटेनर है, दो सॉल्यूशन है, यहां पर एक पार्टीशन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है, एक पार्टीशन हम कर दिए, ठीक है, बैरियर है, इसमें आपका सॉल्यूशन, ये आपका जो सॉल्यूशन है सपोज कीजिए कि क्या है, डाइल्यूट है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और इसमें कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है सपोज कीजिए, ठीक है। बीच में आपका एक बैरियर लगा हुआ है। अब देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन में आप देखें तो सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन आपका ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इसमें क्या होगा, हाइयर होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट आपका लोअर होगा, यानी कम सॉल्यूट होगा, ज्यादा सॉल्वेंट होगा। इसमें क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट आपका लोअर होगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट जो होगा वो आपका क्या होगा, हाइयर होगा। करेक्ट। मैंने बोला कि हाइयर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में पार्टिकल्स जो हैं मूव करते हैं। तो बताओ कि सॉल्वेंट कहां से कहां मूव करेगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में करेगा ना जी, हाइयर से लोअर में। और सॉल्यूट कैसे मूव करेगा, तो सॉल्यूट आपका हाइयर यहां पर है, कॉन्सेंट्रेटेड में, तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो बताइए कि दोनों का, जब इन दोनों को हम मिला हटा देंगे बैरियर को, तो क्या होगा, सॉल्वेंट आपका जाएगा डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड में, और सॉल्यूट आपका जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड से किसमें, डाइल्यूट में। क्योंकि इस साइड आपका हाइयर कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्वेंट के लिए, तो हाइयर से लोअर, और इसके लिए यह हाइयर है, क्या है, लोअर है, तो हाइयर से किसमें जाएगा, लोअर में जाएगा। बात समझ में आ गई। और दोनों का डायरेक्शन आप देखें ऑपोजिट, एक लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, तो दूसरा राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है। बात समझ में आ गई। ओस्मोसिस में क्या होगा, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर फ्री to move from lower concentrated solution to higher concentrated solution through SPM। देखिए इसमें सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही पास करता है, और एसपीएम की यहां पर क्या हो सकता है, बिना एसपीएम का ही प्रोसेस नहीं होगा, इसमें एसपीएम की कोई आवश्यकता नहीं है, देख रहे हैं ना, कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब यहां पर इसको कल भी आपने समझा था, सपोज कीजिए कि आपका एसपीएम है, इसमें डाइल्यूट है और इस तरफ आपका कॉन्सेंट्रेटेड है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कहां से कहां फ्लो करेगा, डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड, यानी कि लोअर कॉन्सेंट्रेटेड से हायर कॉन्सेंट्रेटेड। कारण जो मैंने बताया था कि लोअर कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो उसमें सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन हाइयर होगा, और जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा उसमें सॉल्वेंट का कॉन्सेंट्रेशन लोअर होगा, और चूंकि सॉल्वेंट ही फ्लो करता है
तो निश्चित रूप से लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन से कहाँ फ्लो करेगा, हायर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। तो ये क्या हो गया, ऑस्मोसिस। अब दूसरा पॉइंट इसमें रखना नहीं है, देखिए इसमें एसपीएम की आवश्यकता पड़ती है, इसमें कोई आपका एसपीएम नहीं है, तो 2 नंबर पॉइंट क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट हो जाएगा ये डिफ्यूजन हो गया, यहां ऑस्मोसिस बोलेगा। 2 नंबर में एसपीएम इज नॉट रिक्वायर्ड, यहां पर क्या लिखेंगे 2 नंबर में, एसपीएम इज रिक्वायर्ड। थर्ड नंबर में क्या हो सकता है, आप यहां देखिए दोनों फ्लो करते हैं, इसमें सिर्फ सॉल्वेंट फ्लो करता है, तो लिख सकते हैं ना, बोथ सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट कैन फ्लो। इसमें ओनली सॉल्वेंट molecules, solvent means solvent molecules can flow, ठीक है। चौथा नंबर डिफरेंस यहीं से आपका बन सकता है 4 नंबर में, it takes place from higher to lower concentration, इसमें it takes place from lower to higher concentrated solution। 4 पॉइंट्स यहाँ, ये फर्स्ट पॉइंट को देख करके और पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। उसके बाद 5 नंबर में क्या होगा, इसको मिटा दें, अभी आपने देखा कि ऑस्मोसिस को रिवर्स भी किया जा सकता है, जिसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे, और ऑस्मोटिक प्रेशर में इसको स्टॉप भी किया जाता है। वह एक्सटर्नल प्रेशर, मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर जो ऑस्मोसिस को स्टॉप कर दे, मतलब यह स्टॉप भी हो सकता है और रिवर्स भी हो सकता है, कौन, ऑस्मोसिस। लेकिन डिफ्यूजन में ऐसा नहीं होगा। तो 5th नंबर पॉइंट में लिखेंगे, ये डिफ्यूजन है ना, ये डिफ्यूजन हो गया, यहां पर क्या हो गया, ऑस्मोसिस। इट कैन नॉट बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड, इसमें इट कैन बी स्टॉप्ड और रिवर्स्ड, ठीक है। ये सब डिफरेंस है। 6 नंबर पॉइंट कर लीजिएगा, इट टेक्स प्लेस इन गैसेज एज वेल एज सॉल्यूशंस। देखो सॉलिड में भी डिफ्यूजन होता है, लेकिन बहुत कम है, नेग्लिजिबल माने है इसका रेट सॉलिड में, इसलिए उसको हम नेग्लिजिबल ही मान लेंगे। तो हम मुख्य रूप से गैस और सॉल्यूशन में कह सकते हैं। और यहाँ पर इट टेक्स प्लेस इन सॉल्यूशन ओनली। तो ये 5-6 जो पॉइंट्स हैं डिफरेंस वाले, याद कर लेना चाहिए, रटना नहीं है, समझ जाइएगा तो ऐसे ही याद हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए। अब हम डिस्कस करेंगे हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक
एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। सबसे पहले हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक समझ लें। ये रिलेटिव टर्म्स हैं। सपोज कीजिए कि यहां दो सॉल्यूशन है। लेट अस सपोज देयर आर टू डिफरेंट सॉल्यूशंस which are separated by semi-permeable membrane. Solution 1 and solution 2. Right? Let osmotic pressure of solution 1 greater than osmotic pressure of solution 2. That is pi 1 greater than pi 2. You can also say pi 1 greater than pi 2. Then solution 1 is called hypertonic and solution 1 is called hypertonic and solution 2 is called hypotonic. Understand? If there are two solutions whose osmotic pressures are different, solution with greater osmotic pressure is said to be hypertonic and solution with a लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड हाइपोटोनिक। और कुछ इसमें विशेष नहीं है। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा वो हाइपरटोनिक, हाइपर माने ज्यादा होता ही है। हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन माने समझ रहे हैं ना, जिसका हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको हम हाइपरटेंशन भी कहेंगे। हाइपर माने ज्यादा, तो जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उसको हाइपरटोनिक और जिसका कम होगा उसको हाइपोटोनिक। अब तुम जानते हो कि पाई बराबर होता है CRT। कल पढ़ाए थे। C आपका मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, मोलारिटी भी कह सकते हैं। R आपका गैस कांस्टेंट या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। T आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है यानी केल्विन टेम्परेचर है। पाई आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो इफ है T इज ए कांस्टेंट, सपोज करो कि टेम्परेचर यहां पर क्या है, कांस्टेंट है, तो फॉर ए सॉल्यूशन 1 क्या लिख सकते हैं, पाई 1 इक्वल्स टू C1 RT। फॉर सॉल्यूशन 2 क्या लिखा जा सकता है, पाई 2 इक्वल्स टू C2 RT। और यहां देखो पाई 1 ग्रेटर देन क्या है, पाई 2 है। अब यहां पाई 1 पाई 2 का वैल्यू रख दो। C1 RT ग्रेटर देन C2 RT, RT कैंसिल, तो C1 ग्रेटर देन क्या होगा, C2। तो आप दूसरे ढंग से भी हाइपरटोनिक का हाइपोटोनिक को डिफाइन कर सकते हैं। वैसा सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वह हाइपरटोनिक होगा और जिसमें कॉन्सेंट्रेशन कम हो वह हाइपोटोनिक होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के टर्म में भी और कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में भी आप डिफाइन कर सकते हैं। कल आपने पढ़ा था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑस्मोटिक प्रेशर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होने का मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन भी क्या है, ज्यादा है। ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने का मीनिंग क्या होगा कि उसका कॉन्सेंट्रेशन भी क्या है, कम है। तो दोनों तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट याद रखना चाहिए कि हाइपरटोनिक का नोट में हम कर रहे हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का
ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा और कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होता है। ठीक है। हाइपोटोनिक अगर सोल्यूशन होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होगा और कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है। तो ये बात याद रखना चाहिए। ये दो सॉल्यूशन के कंपैरिजन में हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक का हम यूज करते हैं। ठीक है ना, कंपेयर करने में दो सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर को कंपेयर किया जाता है। हाइपरटोनिक लार्जर ऑस्मोटिक प्रेशर, हाइपोटोनिक लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। अंडरस्टैंड? अब यह प्रश्न उठता है आइसोटोनिक solutions. Two solutions having same osmotic pressure are called isotonic. अगर दो सॉल्यूशंस हो और दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम हो, तो वैसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, बोलिए, आइसोटोनिक। इन केस ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन पाई 1 ग्रेटर देन क्या होता है, पाई 2। पाई बराबर अभी आपने पढ़ा, पाई इक्वल्स टू होता है CRT। द टेम्परेचर अगर हम कांस्टेंट ले लें, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, इसके लिए क्या लिख सकते हैं, C1RT इक्वल्स टू C2RT। RT कैंसिल, C1 इक्वल्स टू C2। तो जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा तो कॉन्सेंट्रेशन भी सेम होगा और ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा, सेम। एट ए डिफरेंट टेम्परेचर क्या लिख रहे होंगे, पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2 है आइसोटोनिक के लिए। तो इसके लिए लिख सकते हैं C1RT1 इक्वल्स टू C2RT2। R कैंसिल, C1T1 इक्वल्स टू C2T2। इसको लिख सकते हैं C1/C2 इक्वल्स टू T2/T1। अब देखिए आइसोटोनिक कब होगा, C1 माने सॉल्यूशन जो फर्स्ट है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होना चाहिए, ज्यादा होगा तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर उसका कम होना चाहिए। माने सॉल्यूशन फर्स्ट की बात कर रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा टेम्परेचर कम, इसलिए कि देखिए C1 ऊपर है, T1 क्या है, नीचे है। यहां पर देखिए T2 ऊपर है, C2 नीचे। सॉल्यूशन 2 में कॉन्सेंट्रेशन कम और टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर आपका ज्यादा। ये दूसरा सॉल्यूशन में अगर ऐसा हो तो निश्चित रूप से दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा क्या होगा, सेम होगा। और इस स्थिति में दोनों सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएंगे। बात समझ में आ गई। C1/C2 इक्वल्स टू T2/T1। C1 अगर ज्यादा, ठीक है, तो T1 क्या होगा, कम। T1 नीचे है ना, T1 कम, तब दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ये आपका इक्वल मिलेगा। मेरी बात फॉलो कर रहे हो, समझ गया। अब आपसे मैं क्वेश्चन करके समझना चाहूंगा कि आप समझ पाए कि नहीं पाए। इसको मिटा दें। अब देखिए, मान लीजिए रेड ब्लड सेल का नाम आप सुने होंगे, इसको शॉर्ट में हम आरबीसी कहेंगे। इसमें साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन होता है 0.9% W/V
NaCl। ये याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। आरबीसी ब्लड प्लाज्मा में साल्ट कॉन्सेंट्रेशन यही है। अब यहां हम 3 ठो सॉल्यूशन ले रहे हैं, 3 ठो सॉल्यूशन। रेड ब्लड सेल को यहां मान लीजिए कि मैंने डाल दिया, और इस सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है ग्रेटर देन 0.9% W/V NaCl। इस सॉल्यूशन में भी आपका रेड ब्लड सेल है, और यहाँ ये जो बाहर में सॉल्यूशन है इसका कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 0.9% NaCl है, और यहाँ भी आपका आरबीसी है, और यहाँ जो सॉल्यूशन है इसका कॉन्सेंट्रेशन आपका 0.9% W/V NaCl। बताइए कि यह सॉल्यूशन हाइपरटोनिक होगा कि हाइपोटोनिक होगा? आपको कॉन्सेंट्रेशन के द्वारा, ऑस्मोटिक प्रेशर के द्वारा पता चल जाता है कि कौन हाइपोटोनिक कौन हाइपरटोनिक। अब देखो, इसके अंदर आरबीसी के अंदर कॉन्सेंट्रेशन है 0.9%, अब बाहर में है ग्रेटर देन 0.9%। तो बाहर वाला जो सॉल्यूशन है कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो ये जो सॉल्यूशन होगा यह कैसा होगा? हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। ठीक, यहाँ पर बाहर कॉन्सेंट्रेशन, अंदर तो 0.9% है, बाहर आपका 0.9% से कम है, यानी इसका लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, तो यह क्या होगा? हाइपोटोनिक। अब बताओ कि जब यह हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है बाहर वाला, तो सॉल्वेंट का जो फ्लो होगा ऑस्मोसिस के कारण, तो वह क्या होगा? अंदर से बाहर, यानी कि एक्सोऑस्मोसिस होगा। मेरी बात फॉलो कर रहे हो? क्योंकि ऑस्मोसिस लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर हो जाता है, तो अंदर लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, बाहर हायर है, तो एक्सोऑस्मोसिस होगा। और इस स्थिति में जो सेल है, ब्लड सेल जो है, वो क्या करेगा? श्रिंक करेगा। यहाँ पर सिंपली लिख रहे हैं सेल श्रिंक्स, यहाँ सेल श्रिंक करेगा। यहाँ पर बाहर में कम है, अंदर में ज्यादा है, तो बताओ कि लोअर से हायर में सॉल्वेंट का फ्लो होगा ना, तो ये स्वेल करेगा। यहाँ लिखेंगे सेल स्वेल्स, ठीक है, एंड इवन बर्स्ट। अब स्वेल करे, और ज्यादा स्वेल कर दिया तो फट भी सकता है, रप्चर्ड हो सकता है, ठीक है ना। और यहाँ दोनों जगह कॉन्सेंट्रेशन आपका सेम है, यहाँ भी 0.9%, इसमें भी 0.9%। तो इसमें क्या लिखेंगे? सेल नाइदर स्वेल नॉर श्रिंक, सेल नाइदर स्वेल्स नॉर श्रिंक्स, माने इसमें ना तो स्वेल करेगा और ना ही आपका श्रिंक होगा। बात समझ में आ गई? अब 2 चीज आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, ठीक है। श्रिंकिंग ऑफ सेल, श्रिंकिंग ऑफ सेल को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। प्लाज्मोलाइसिस टर्म याद रखना है, प्लाज्मोलाइसिस। और दूसरा बर्स्टिंग ऑफ सेल को हम हेमोलाइसिस कहेंगे। सेल का फटना हेमोलाइसिस है, और सेल का सिकुड़ना जो है प्लाज्मोलाइसिस है। बात समझ में आ गई? आप देखते होंगे कि जो आपका पानी चढ़ाया जाता है डिहाइड्रेशन की स्थिति में, तो उसमें क्या होता है? उसमें भी सॉल्ट होता है, और उसमें जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन आप पढ़िएगा उसके बॉटल पर 0.9% ही होगा। चूंकि इससे कम या ज्यादा करेंगे तो सेल फूल सिकुड़ सकता है ना,
अगर कम करेंगे कॉन्सेंट्रेशन तो स्वेल करेगा, और ज़्यादा कर देंगे तो श्रिंक करेगा। इसलिए उसे जो आपका सैलाइन वाटर है उसमें भी कॉन्सेंट्रेशन हम 0.9% ही रखेंगे, ताकि ब्लड सेल पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है। अब न्यूमेरिकल में आपको क्या क्या याद रखना है न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने के लिए, इसको मिटा दें। अच्छा बताओ, तो ये दोनों सोल्यूशन आरबीसी और सोल्यूशन कैसा कहलाएगा? आइसोटोनिक कहलाएगा कि नहीं? निश्चित कहलाएगा। यानी कि दिस सोल्यूशन इज आइसोटोनिक विथ आरबीसी, क्योंकि दोनों जगह कॉन्सेंट्रेशन क्या है सेम है, तो प्रेशर भी, ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा? सेम होगा। और देखो तुम पढ़ा आइसोटोनिक में, और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस पहला π1 इक्वल्स टू π2, दूसरा चीज इसी में देखा C1 इक्वल्स टू C2, तो हम लिख सकते हैं C1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, मोल बटा में मोलर मास होता है ना जी, है? कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं? मोल बटा में लीटर, वॉल्यूम, मास थोड़े करेगा, वॉल्यूम। यानी कि N1 बाई V1 इक्वल्स टू N2 बाई क्या है? तो N1 के लिए क्या लिखेंगे? W1 बटा N1 V1 और W2 बटा में M2 V2। अगर मान लीजिए कि वॉल्यूम सेम हो तब क्या इक्वेशन मिल जाएगा? W1 बाई N1 इक्वल्स टू W2 बाई M2, यह फॉर्मूला मिल जाएगा। और जैसे मान लो क्वेश्चन बनाना है, अब आइसोटोनिक पर एक क्वेश्चन आप देख लें। मान लीजिए क्वेश्चन आपका दे दे 0.3% सुक्रोज सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विथ 0.4% solution of a unknown organic compound. Calculate molar mass of unknown organic compound। देखिए यहाँ पर जो वॉल्यूम आपका परसेंट दिया है यह W बाई V फॉर्म, यहाँ भी आपका W बाई V फॉर्म। 0.3% W बाई V का मीनिंग हुआ 0.3 ग्राम सुक्रोज, जिसका फॉर्मूला है C12H22O11, प्रेजेंट 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो बताइए कि यहाँ इसको हम सॉल्यूशन 1 मान रहे हैं, इसको सॉल्यूशन 2, तो W1 कितना होगा? 0.3 ग्राम। M1 सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास होता है 342, वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम आपका 100 ml है, वॉल्यूम आपका 100 ml है। ठीक इसी तरह से 0.4% जो आपका सॉल्यूशन है
इसका मीनिंग हुआ कि 0.4 ग्राम अननोन कंपाउंड जो कि सॉल्यूट है प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ W2 कितना है 0.4 ग्राम, M2 आपको निकालना है और V2 भी दिया है आपका 100 ml। वॉल्यूम यहाँ पर दोनों जगह क्या है सेम। तो एक फॉर्मूला हम आपको बताए थे आइसोटोनिक में, W1 by M1 इक्वल्स टू W2 by M2। यह फॉर्मूला तब प्राप्त होगा जब V1 इक्वल्स टू क्या हो V2। और वैल्यू रख दें 0.3 बाई कितना हो जाएगा M1 342, 0.4 बाई M2, M2 इक्वल्स टू 0.4 इंटू 342 बाई 0.3। अब जितना आएगा उतना ग्राम पर मोल आंसर। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप बना लेंगे डायरेक्ट इस फॉर्मूला का प्रयोग करके। और फिर अलग अलग करके निकालेंगे तो उससे आपका लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। डायरेक्ट इसी फॉर्मूला का प्रयोग करें। अगर दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक हैं, वॉल्यूम भी उनका सेम है, टेम्परेचर आपका एक ही है, एक ही टेम्परेचर पर है, तब एक फॉर्मूला क्या बनता है W1 by M1 इक्वल्स टू W2 by M2। ऐसे बना सकते हैं। अब अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में आपको सोलबिलिटी, हेनरी लॉ पढ़ाएंगे, फिर वेंट ऑफ फैक्टर बताया जाएगा, तो जाकर के अब चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कल से हिंदी मीडियम वाले वीडियो बनेंगे। ठीक है ना, धन्यवाद।